हेलो स्टूडेंट्स, 24 जनवरी का शिफ्ट 1 का जो पेपर था, अब जो फिजिक्स का पेपर रहा था इस शिफ्ट के अंदर, वो थोड़ा सा पिछले के शिफ्ट से जो है अगर कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा अच्छा हो गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले आपको यहां पर दे रखा है एक सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम है। सरफेस टेंशन का जो प्रॉब्लम है उसमें कहा गया है कि ड्रॉप है रेडियस की आर इज स्प्लिट इनटू 27 ड्रॉप्स। तो एक ड्रॉप है जिसे आपने 27 ड्रॉप्स में तोड़ दिया, ऐसे छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स। गाइस, इस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कंजर्वेशन जब हम करेंगे, मैं एक बार करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं कि बड़ी ड्रॉप का रेडियस आर है, छोटे का स्मॉल आर है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो आपका स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो r/3 निकल आता है। ठीक है, फिर क्या कहा इन्होंने, दैट द वर्क डन इज 10 जूल। यार, ऐसी सिचुएशन में कौन सा वर्क हो रहा है उसे समझिए। वर्क जो यहां पर होता है वो होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइनल माइनस सरफेस एरिया इनिशियल। ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइनल कितना हो गया होगा, 27 टाइम्स ऑफ 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इनिशियल इज 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पर स्मॉल आर की जगह मुझे r/3 डालना पड़ेगा, r क्यूब बाय 9, तो ये 3 रह जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 करके देख रहा हूं तो ये 8 पाई आर स्क्वायर बच्चों यहां पर बन जाता है। इन लोगों ने बोला कि इसे हम 10 जूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में इन्होंने बोला इफ द सेम बिग ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू 64 इक्वल ड्रॉप्स। अगर मैं इसे 64 इक्वल ड्रॉप्स में ब्रेक कर दूंगा तो आप इसी लॉजिक से समझ चुके होंगे कि जो स्मॉल आर है अब वो r/4 हो जाएगा, बिकॉज 4 का क्यूब है ना। तो यहां पर जो न्यू वर्क डन होगा दैट विल बी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 64 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसे चेक करेंगे यहां पर तो आपको पता है स्मॉल आर की जगह कैपिटल r/4 डालेगा, 16 है, 64 कैंसिल होकर 4 बनेगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर आपका बन रहा है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू t इंटू 12 पाई आर स्क्वायर। तो गाइस, हमें अगर पता है कि 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू 10 जूल है, तो 12 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की कितनी होगी, तो आप इसे सिंपली इस तरह से चेक कर सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो अगर चेक करेंगे आप यहां पर तो आपको दिखेगा कि ये 3 है, ये 2 है, 15 जूल इज योर आंसर। तो ये सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम था। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, जरूर आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स क्लास में किए होंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है, कैपलर्स लॉ से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे एग्जाम में पूछे। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड टाइम पीरियड t। t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, हमें पता होता है ये कॉन्सेप्ट। देन इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन अनदर सैटेलाइट इज 1.03 r, तो वहां का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ठीक है, देन द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड, तो बच्चों ये चेंज है इन द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट एज कंपेयर टू द फर्स्ट सैटेलाइट विल बी। देखते हैं कैसे करना है। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी है, तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो वो एक कांस्टेंट लगेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। t अपॉन टी न्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन 1.03 r का क्यूब। अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर जो है r यहां पर पावर में नहीं था, ये 1.03 r था जो एज पर द क्वेश्चन गिवन था, ये इसका क्यूब था। ठीक है, अगर मैं देखता हूं तो मेरा r कैंसिल आउट यहां पे हो जाता है। ठीक है, मैं इसे रिवर्स करके लिख देता हूं, tn बाई टी का इज इक्वल टू 1.03 की पावर 3/2। स्मॉल फ्रैक्शनल यूज को करते हुए यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे बच्चों। तो tn बाई टी इज इक्वल टू ये 1 प्लस 0.3 लिखा है उसे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका tn बाई टी की वैल्यू 1 प्लस, अगर आप इसे चेक करेंगे यहां पे तो ये वैल्यू जो है बन जाती है 0.045। ठीक है, इस 1 को इधर लेके आएंगे, tn माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू 0.045। यही इसने बोला था। देन द परसेंटेज चेंज, तो ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू जो है मेरे पास 0.045 आ रही है। अगर मैं परसेंटेज से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%
इज इक्वल टू, यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5% बन जाएगा। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द लेंथ विड्थ एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आर रेस्पेक्टिवली, तो तीनों चीजें आपको दी यहां पे। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ अनदर कैपेसिटर सो दैट इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 10 टाइम्स। कैपेसिटेंस क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये ए क्या होता है? एरिया। वो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और डिवाइड बाय डी। इन लोगों ने बोला कि यार इसका जो आंसर है वो जो भी आता है, सी आता है, नई सिचुएशन में ये हो जाना चाहिए 10 सी न्यू की वैल्यू। तो सी न्यू की वैल्यू हमारी यहां 10 हो जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि सर अगर आपको 10 करनी है तो ऑप्शन से चेक करो आप। ये 5 था पहले, 5 के बाद जो है जो विड्थ थी वो 3 थी और ये 1 माइक्रोमीटर था। तो अगर मुझे 10 टाइम्स करना है तो देखिए इस ऑप्शन में इसे 50 किया, इसे 30 किया, दोनों को 10 टाइम्स बढ़ाया तो ऊपर 100 टाइम्स हो गया, नीचे भी 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये 10 टाइम्स हो चुका है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर वही है। ऑप्शन से चेक करना ज्यादा आसान है इसमें। अगर मैं इधर चेक करता तो मैंने लेंथ को 50 और इसको 100, तो कुछ अजीब ही कर दिया है। वहां उनका मल्टीप्लीकेशन 15 आ रहा था, 5 इंटू 3 का 15, और नीचे जो था 1 था। यहां आपने ये 500 कर दिया और नीचे 10 कर दिया, तो 15 से 50 हो गया, तो गलत है ये तो। ठीक है, यहां पर जो है आप मल्टीप्लीकेशन अगर चेक करेंगे तो वो ऊपर 300 हो गया और नीचे जो है 50 हो गया। मैं चेक कर रहा हूं तो ये तो 6 टाइम्स हो रहा है इस ऑप्शन में, ये भी गलत है। यहां चेक करता हूं तो ऊपर 400 हो गया, नीचे 50 हो गया, तो ये 8 टाइम्स हो रहा है यहां पे, तो ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ सिंपली आपको डेटा यहां पे डाल के चेक करना था। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 9 ओम। कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस 9 ओम है। इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उस वायर से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया आपने। फिर पूछा है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स 2 वर्टिसेस विल बी। तो ये अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 वर्टिसेस हैं मेरे, इनके बीच में आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई पूरे का 9 है तो ये 3 है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। तो सिचुएशन इज लाइक दिस कि ऊपर के जो रेजिस्टर है वो मिलके 3 और 3 सीरीज में 6 होते हैं, नीचे वाले 3 ओम है और इसके अक्रॉस पूछा है 6 और 3 जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमारा आर इक्विवेलेंट बच्चों यहां पर 2 ओम बन जाता है। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे सॉलिड सिलेंडर का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अज्यूमिंग द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, स्लिप कर रहा है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये इंक्लाइन प्लेन पे जो है रोल कर रहा है, यहां पे ये एंगल थीटा है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बच्चों को वैसे बहुत बच्चों को फॉर्मूला याद होता है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं आपको। नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है, अल्फा से रोल कर रहा है। प्योर रोलिंग है इसलिए a बराबर अल्फा आर। उसके बाद फोर्स की इक्वेशन mg sin थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, देन थर्ड वन नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, एफ क्रॉस आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, अल्फा की जगह जो है a बाय आर डालेंगे। सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, अल्फा की वैल्यू a बाय आर, कैंसिल आउट, एक और r कैंसिल आउट। हमें दिख रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू जो है मैं यहां से ma बाय 2 लिख सकता हूं। ठीक है, इस डेटा को उठा के यहां पे डालते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। सो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma प्लस फ्रिक्शन, तो हमारा m यहां कैंसिल आउट हो जाता है, g sin थीटा इज इक्वल्स टू 3a बाय 2, एक्सेलरेशन इज 2g sin थीटा डिवाइड बाय 3। तो ये बच्चों एक तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है। यहां पर कैसे मैंने नेट फोर्स ma लिखा, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिखा, साइन थीटा की जगह साइन 45 डाल दो। एक जनरल रिलेशन अपन ने देख लिया है यहाँ पे, तो 2g डिवाइड बाय 3√2, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा कि क्या किया। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। लेट्स सी द नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ प्रॉब्लम में बोला IA
साइन ओमेगा टी आई बी कॉस ओमेगा टी, इस तरह से जो है एक करंट है और आरएमएस वैल्यू पूछी है। तो भाई सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आई मैक्सिमम कितनी होगी, आई मैक्सिमम विल बी आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर। आई आरएमएस क्या होता है, वो आई पीक जो होता है उसको √2 से डिवाइड करना होता है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। दैट्स हाउ वी कैन सी दैट द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 7th प्रॉब्लम देखते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स दिस फ्रॉम x इक्वल्स 0 to 1 इज 5 जूल, अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा आपको बताना है। अब वर्क क्या होता है, दैट इज f डॉट dx, फोर्स की वैल्यू में अल्फा की जगह 1 डाल देते हैं यहां पर, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। 0 से लेके 1 तक बच्चों इंटीग्रेट करना है इसे। वर्क 5 जूल दे रखा है, इसे आपने इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस बीटा एक्स क्यूब बाय 3 बना। 0 से 1 हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने यहां डेटा डाला 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा बाय 3। ठीक है, बीटा बाय 3 की जो वैल्यू है यहां पर वो 4 आ जा रही है, सो बीटा इज इक्वल्स टू 12। आई होप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, समझ गए होंगे तुम। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 8 गाइस। स्क्वायर लूप है जिसकी साइड की लेंथ आपको दे रखी है, ये a इज इक्वल्स टू 1/√2 हमें दे रखा है यहां पर, ये साइड की लेंथ है। करंट 5 एम्पियर इसके अंदर फ्लो कर रहा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, स्क्वायर के अंदर चारों साइड सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, क्लास का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, हमें मालूम है किसी जनरल वायर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर मैं यहां बी नेट निकालना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा चारों वायर का नेट मैग्नेटिक फील्ड एडअप होगा, तो 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। व्हाट इज दिस आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द वायर, तो ये वायर का जो डिस्टेंस है वो a/2 है, तो a/2 लिखते हैं यहां पे। और सारे एंगल्स जो है यहां पर स्क्वायर है, सेंटर पे तो 45 ही बनना है बच्चों, तो ट्वाइस ऑफ साइन 45। डेटा डाल के चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारा यहां बनेगा। सर सबसे पहले 4 से 4 कैंसिल आउट कर दीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, नीचे सर पाई है। ठीक है, ये a/2 का 2 ऊपर चला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1/√2, तो वो 1/√2 यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ट्वाइस साइन ऑफ 45, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, तो वो √2 बन गया। ये √2 भी ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलिए निकालते हैं फाइनल आंसर। सर पाई कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जो लिखा है ये √2 और √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, तो 80 इंटू 10⁻⁷, तो ये आ रहा है 8 माइक्रो टेस्ला। आई होप कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा, माइक्रो टेस्ला में निकालना था, 4th इज माइक्रो टेस्ला। हो सकता है कि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में हो, बट वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो होपफुली समझ में आया होगा बच्चों ये। 9th प्रॉब्लम, बॉडी प्रोजेक्टेड, देखो क्लास में किया होता है अगेन ये प्रॉब्लम। ठीक है, कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v0 से, और वो इस तरह से जा रही है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम है विद रेस्पेक्ट टू दी ओरिजिन वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो हमें मालूम होता है सर यहां पर अगर थीटा एंगल पे फेंका है तो यहां का जो है मोमेंटम mv cos थीटा। ठीक है, इन्होंने थीटा 45 लिया है तो ये mv0/√2, और जब आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे होते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, ये h max की जो वैल्यू है वो फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं यहां पर u कितना था, v0 स्क्वायर, साइन 45 का स्क्वायर करूंगा तो वो नीचे 2 ही बनेगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आपस में दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। तो जैसे मैं देखा यहां पर ये R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मोमेंटम है, मल्टीप्लीकेशन करने पे मेरा आंसर आ रहा है mv0 क्यूब डिवाइड बाय 4√2g। देखिए कोई आंसर ऐसा है क्या, mv0 क्यूब 4√2g, सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 10th प्रॉब्लम।
देखिए यहां जो है इलेक्ट्रॉन को बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट ए टू सी बाय रिलीजिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2000, ठीक है। तो फोटोन रिलीज कर रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, ए से सी में जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जंप करके यहां पर गया और इस प्रोसेस के अंदर फोटोन जो है इसमें से बाहर आया, ये फोटोन बाहर निकला, ठीक है। कहा गया है दैट रिलीजिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2000। तो इस ट्रांजिशन में जो hc/λ है, ठीक है, वो एनर्जी ए से सी की हमें दे रहा है, ठीक है। और जो वैल्यू है लैम्डा की वो कितनी है 2000। नेक्स्ट क्या बोला, फ्रॉम स्टेट बी टू सी बाय रिलीजिंग ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000। मान लो अब कोई बीच में स्टेट होगी यहां पर बी वाली, इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तब भी एक फोटोन को रिलीज करता है, बट वो जो फोटोन है उस फोटोन के लिए क्या बातचीत किया गया है, देखो उस फोटोन के लिए बोला कि वेवलेंथ 6000 है, ठीक है। लिख लेते हैं एनर्जी जो बी से सी वाली है वो hc/6000। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन फ्रॉम ट्रांजिशन ए टू बी। अगर फोटोन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी जाता है, यहां पर इस तरह से जाता, तो उस वक्त जो फोटोन एमिट हुआ होगा उसकी वेवलेंथ बताओ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको मालूम है कि एनर्जी जो है ए से सी वाली है वो लिखी जा सकती है ए से बी प्लस बी टू सी। hc/ यहां का लैम्डा कितना ए से सी के अंदर 2000, यहां का कितना ए से बी का, वही तो पूछा है लैम्डा ए टू बी वाले ट्रांजिशन के लिए, और बी से सी वाले का 6000, ये गिवन है। सॉल्व करा, hc हमारा यहां कैंसिल आउट होता है और जो हमें निकालना है लैम्डा ए बी वो हो जाता है 1/2000 माइनस 1/6000। एलसीएम लेके देखता हूं यहां पर, तो ये बनता है दैट इज 1/3000। तो लैम्डा ऑफ ए बी इज कमिंग आउट टू बी एज 3000 हियर। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के ऐसे प्रॉब्लम्स हम क्लास में जो है करते ही हैं। हो सकता है एग्जैक्टली ऐसा नहीं किया हो, पर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको ये क्लैरिटी होती है, ठीक है। 11th प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये भी थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। क्या कहा गया था कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v नॉट आई कैब। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहा है इनिशियली v नॉट आई कैब में, बोला गया है दैट इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, जो भी उसकी वेलोसिटी रही हो v नॉट, ठीक है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E नॉट माइनस के, क्या मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी, ठीक है। तो भाई उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा QE EE, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो EE/m के बराबर होगा, ठीक है। दैट विल गिव द वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन। तो जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आई कैप प्लस एक एडिशनल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ जाएगी, दैट इज 80। 80 की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्सेलरेशन इंटू टी, बट ये आ गई आपकी अब के कैप डायरेक्शन में, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि नई डी ब्रोगली वेवलेंथ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, लिख लेते हैं। नई डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी h/ उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी तो वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करके लिखिए, v नॉट स्क्वायर प्लस EE T/m का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मास को अंदर ले जाता हूं यहां पे और h से डिवाइड भी कर लेता हूं, सारा काम एक साथ। तो मेरा रिलेशन बना mv नॉट का होल स्क्वायर और h भी अंदर जाएगा तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। यहां पर जो है अंदर EE T, अच्छा m अंदर जाएगा, ये m नीचे स्क्वायर होके जाएगा, कट जाएगा यहां पर, और ये h रह गया इसका स्क्वायर, ठीक है। h/mv नॉट को तो मैं क्या कहता था, लैम्डा नॉट, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये बन गया 1/रूट के अंदर 1/लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर
प्लस ये इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, चेक करते चलना, ये थर्ड ऑप्शन ही हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये ई टी बाय एम का होल स्क्वायर, दैट इज द वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं था, बट रेस्पेक्टिवली मैं देख रहा हूं कि पिछले शिफ्ट में इससे ज्यादा आसान प्रॉब्लम्स पूछी गई थी, ठीक है। देखते हैं 12th प्रॉब्लम। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 2 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, हैज फोकल लेंथ f1 इन एयर। अब फोकल लेंथ कैसे निकलती है, 1 बाय f1 इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 1 बाय r1 -1 बाय r2, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ड्यू टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसे नेक्स्ट मीडियम में रख दिया है, ठीक है। म्यू रिलेटिव में नीचे 1.2 आ जाएगा, -1 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, ठीक है। रेशियो ही पूछा था बच्चों, आपको डिवाइड कर लेते हैं। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये पीछे वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, पूरा f2 पर चला गया। f2 बाय f1 का आंसर मेरे पास आ रहा है, ध्यान रखना f1 बाय f2 पूछा है, इसको उल्टा करेंगे एंड में। तो ये आया ऊपर 0.5, नीचे माइनस किया तो 0.3 और ये 1.2, ये कैंसिल आउट होके 4 बना, यहाँ पर 4 इंटू 0.4 0.5 2 बना। पूछा तो f1 बाय f2 था, इसे उल्टा कर देंगे तो 1/2 विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप समझे होंगे कि क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था, ठीक है। ये देखिए आपने क्यूब वाला क्वेश्चन जरूर करा होगा क्लास के अंदर, ऐसा क्वेश्चन जरूर किया होगा कि यार एक जो है चार्ज है, वो जो है एक स्क्वायर प्लेट जिसकी साइड की लेंथ a है, उससे a/2 दूरी पे रखा हुआ है, बताओ कितना फ्लक्स पास हुआ। ये तो करा ही होता है। हम बोलते हैं कि सर इससे एक पूरा क्यूब बना दो, 6 साइड होती हैं, हर एक साइड से निकलने वाला फ्लक्स फ्रॉम ईच साइड दैट विल बी इक्वल्स टू q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट इन्होंने थोड़ा सा और चालाकी करी, इन्होंने बोला जो एक साइड है उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो आप देखो कोई भी एक साइड को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, जैसे अगर ये साइड है आपकी तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दी और ये आई थिंक मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हर एक से सिमेट्री के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, बराबर फ्लक्स जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 साइड में से इन्होंने पूछा है, मतलब 5 पार्टीशंस में से पूछा है फ्लक्स कितना, टोटल है 8, 5 में से पूछा है तो 5/8 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो 5/8 टाइम्स ऑफ q/6 एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स फ्रॉम शेडेड पार्ट निकल के आ गया। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये 5q डिवाइड बाय 48 एप्सिलॉन नॉट आपका रिजल्ट बन जाता है, 5q/48 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज व्हाई द आंसर इज 48, ठीक है। अगेन टफ नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पहले शिफ्ट में नहीं पूछे गए। फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ λ1 ऑन स्क्रीन इन YDSC वेयर मैक्सिमम ऑफ λ1 इज 480 कोइंसाइड्स विद मैक्सिमम ऑफ λ2 600। तो दो मैक्सिमा अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट के एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो वहां पर डेल्टा x1 है वो है n1 λ1 और जो डेल्टा x2 है वहां पर वो है n2 λ2, वो सेम होना चाहिए, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डेल्टा x1 मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा x2, तभी तो दोनों के मैक्सिमा होंगे। दैट मींस n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2, ठीक है। चेक करते हैं भाई n1 बाय n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज λ2 बाय λ1 600 डिवाइड बाय 480, देखिए किससे कट रहा है ये, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 120 की टेबल से कट रहा है ये, तो n1 बाय n2 इज इक्वल्स टू 5/4। क्या मतलब है इसका कि फिफ्थ मैक्सिमा λ1 वाले का फोर्थ मैक्सिमा ऑफ λ2 से कोइंसाइड करेगा। पूछा क्या है, पूछा है कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ λ1, तो फिर आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर पूछा होता मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ λ2, तो फिर 4 हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखें किस तरह से हमें क्वेश्चन समझना था। लेट्स मूव टू द 15th प्रॉब्लम। इन अ प्रोसेस प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम का तो कोई रोल ही नहीं है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0, तो सही बात है, ये भी पता होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। इंटरनल एनर्जी तो जो है डेल्टा यू वो होती है NCV डेल्टा T, टेम्परेचर बढ़ाने पे ही बढ़ती है सिर्फ, ठीक है। तो भाई इसके हिसाब से सारे करेक्ट है,
ABC आर करेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 16th प्रॉब्लम। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विद इट्स टाइम पीरियड 2 सेकंड्स एंड हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है और एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 12.5 सेकंड्स? तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए 12.5 सेकंड का मतलब क्या है? ठीक है, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है, तो 12 सेकंड्स में 6 ऑसिलेशंस हो चुके होंगे। तो 6 प्लस 0.5 में कितना हो चुका होगा? 1/4 ऑसिलेशन। 6 प्लस 1/4 ऑसिलेशन हो चुका होगा। अब देखिए एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं? ए और ए, एक ऑसिलेशन में 4A ट्रेवल करते हैं, तो इसमें कितना कर चुके होंगे? 24A प्लस ए, 1/4 होता है ना, ये एक एक्सट्रीम पे जाना मीन्स एक्सट्रीम, तो यहां पर हम 25A कवर कर चुके होंगे और भाई डिस्प्लेसमेंट तो ए ही के बराबर है, मीन्स एक्सट्रीम पे ही तो हो, तो आपका आंसर यहां पे 25 आ जाता है। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए 17th प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। 17th, हाँ, ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, होता अगर डिराइव करने जाओ तो अच्छा होता है, ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों को तो रिजल्ट याद होता ही है। आई होप आप लोग को याद होगा इसका रिजल्ट ये आता है। मैं बता भी देता हूं कि देखो किस तरह से आता है। बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ठीक है, कि एक व्हीकल है जो ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान से देख लेना। नीचे लग रहा है mg, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन नीचे आता है, मिनिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन ऊपर आता है। देखो गाड़ी अगर रुकी हुई है ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा, रोकेगा उसे स्लाइड होने से। गाड़ी तेज चल रही है तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन अंदर होता है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है, ये एंगल यहां पे थीटा है, ठीक है। कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं बच्चों, यहां पे देखिए अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ये वाला अगेन 90 माइनस थीटा, फिर ये ऊपर वाला थीटा, तो हमें दिखा कि n cos थीटा हो गया, ये यहां पर n sin थीटा हो गया, यहां पे ये एंगल थीटा, तो फ्रिक्शन का ऊपर कंपोनेंट जो आया वो f cos थीटा इधर आया, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो नीचे आया वो f sin थीटा था, ठीक है। चलिए हम बोलेंगे वर्टिकल में नेट फोर्स 0 करना है, तो इसका मतलब n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, पर मैं f sin थीटा को इधर लेके आ रहा हूं, माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये वर्टिकल में इक्वेशन है बच्चों। अब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ कितनी है? n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू सेंटर की तरफ mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पर फ्रिक्शन को हटा के हर जगह म्यू एन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहीं के यहीं। तो अगर मैं म्यू एन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पे, तो इसको जो है 2 बार क्यों लिखें इक्वेशन को, यहीं पर ही ठीक करते हुए चलते हैं आगे। तो ऊपर वाले में माइनस था, ठीक है, यहां पर प्लस था, ये म्यू एन हो गया, ये भी म्यू एन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेशो लेता हूं यहां पे, तो रेशो लेने की वजह से नॉर्मल कट जाता है हर जगह से, ठीक है, एम कट जाता है हर जगह से। मेरा जो रिजल्ट बन रहा है, मैं रिजल्ट को उल्टा करके लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को रिवर्स करके, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर। भाई रिजल्ट निकालने के लिए क्या करो, अब इसको जो है इक्वेशन को देखो, चेक करो ना यार, ऐसा कन्वर्ट करना है तो इसे किससे डिवाइड कर दूं? यहाँ पे म्यू लेके आना है, कॉस थीटा से ऊपर डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, जी आर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर और पूरे का रूट लगा दिया, दैट इज द वेलोसिटी। रूट जी आर टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये आपका रिजल्ट आ जाता है। बेटा मिनिमम के लिए ये कंडीशन नहीं होगी, मिनिमम में फ्रिक्शन के डायरेक्शन बदल जाएंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 18th प्रॉब्लम हियर। What is the fractional decrease in focal length of a lens when optical power is increased from 2.5 to 2.6D? भाई अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? देखिए पावर होती है 1/f, ठीक है। अगर मैं एरर एनालिसिस सीखा हुआ हूं तो डेल्टा p बाई पी इज इक्वल्स टू डेल्टा f बाई एफ, नेगेटिव साइन से होगा, ठीक है। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे। आगे देखिए यहां पर उसने लिखा है, उसने दैट what is the fractional decrease in focal length of lens when optical power is increased, ठीक है भाई।
तो ये डेल्टा एफ बाय एफ की वैल्यू पता करनी है, मॉड ले रहा हूं इसका मैं, डेल्टा पी कितना चेंज हुआ 0.1 का, और नीचे कितना वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, ये कितना बना 1/25, 1/25 कितना होता है 0.04। तो बस यही पूछा गया था। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा यहाँ पे। लेट्स मूव टू दी 19th प्रॉब्लम ऑफ द पेपर हियर। 19th प्रॉब्लम ये है, वाटर बबल इज एट ए डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आया था। तो एक वाटर बबल जो है 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे है, इसके अंदर का प्रेशर P, ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है। इफ द इनर प्रेशर ऑफ द बबल इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय 2100, तो इन्होंने बोला कि भाई P माइनस पी नॉट की जो वैल्यू है वो 2100 है। तो पता करो कि सरफेस टेंशन कितनी है। हमें पता होता है कि सर इस बबल का प्रेशर P और बाहर का प्रेशर P डैश, इनमें जो रिलेशन होता है P माइनस पी डैश इज इक्वल टू 2T/R। बट P डैश की वैल्यू कितनी होगी, P डैश खुद ही जो है P नॉट प्लस रो जी एच हो रखा होगा हाइट की वजह से। इसे सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, P माइनस पी नॉट माइनस रो जी एच इज इक्वल टू 2T/R। ठीक है, उन्होंने आंसर P माइनस पी नॉट का दे रखा है, तो P माइनस पी नॉट का जो आंसर है वो होगा रो जी एच प्लस 2T/R। P माइनस पी नॉट की वैल्यू 2100 दे रखी है, इज इक्वल्स टू रो जी एच, डेंसिटी पानी की 10⁻³ जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 प्लस 2T/R, सरफेस टेंशन निकालना है, एंड जो बबल की रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। ये कैंसिल आउट हुआ बच्चों, यहाँ पे 2, ये 2000 लिखा हुआ है और 2100 है, डिफरेंस लूंगा तो 100 और ऊपर लिखा है 200T। सो आई कैन सी दैट द सरफेस टेंशन इज कमिंग आउट टू बी हियर एज 0.5 इन दी SI यूनिट्स, क्योंकि मैंने सारा डेटा जो है SI यूनिट्स में रख के सॉल्व किया है। समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन पिछले शिफ्ट के अंदर भी देखने को मिला था। 20th प्रॉब्लम, सिर्फ 2 प्रॉब्लम हमारे पास और बची है इस शिफ्ट की। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज D। तो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की जिसके बीच का डिस्टेंस है D। ठीक है, आगे बोला है एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज A एंड इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है। कहा गया है दैट दी फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है बच्चों, हाफ CV²। C की वैल्यू क्या होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। V की वैल्यू क्या होती है ED। ठीक है, आप देख सकते हैं कि D से D कैंसिल आउट हुआ, मेरा जो आंसर है A एप्सिलॉन नॉट E² D डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यही आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज द वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर इज दिस, नंबरिंग थोड़ी गलत है, लास्ट इज 21st ईयर। ठीक है, फॉर एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोइंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस, रेशियो ऑफ डेल्टा Q बाय डेल्टा U। भाई आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो है डेल्टा Q की वैल्यू होती है NCP डेल्टा T, और डेल्टा U तो हमेशा NCV डेल्टा T ही होता है। तो इसका मतलब आंसर होगा CP/CV। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CP होता है वो 5/2R होता है और ये 3/2R होता है। मेरा जो फाइनल आंसर है वो 5/3 हो जाता है। दैट इज द वे वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों हमने आपके लिए 24 जैन का जो है शिफ्ट 1 यहां सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार से आप शिफ्ट 2 के सॉल्यूशंस भी हमारे चैनल के ऊपर जो है देख सकते हैं। होपफुली आपको इन वीडियोस से फायदा हो रहा होगा। सो डेफिनेटली अगर कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम है, सो यू कैन कमेंट अस एंड हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू बच्चों।